नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त यूपी की सियासत की हम बात करेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बुलेटिन की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इस बीच जेवर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना के बारे में खबर आई थी कि वो कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे। रणनीतिकारों के फॉर्मूले पर यह वजह फिट नहीं बैठ रही थी और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि रात होते होते भड़ाना ने यू टर्न ले लिया और ऐलान कर दिया कि वो गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, इसलिए वे चुनाव में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने ऐलान किया है कि वे यूपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली है। बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह जेवर सीट से चुनावी मैदान में है और फिलहाल भड़ाना ने एक बार फिर से कह दिया है कि अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अवतार सिंह भड़ाना ने क्या कहा था ये हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भड़ाना ने यू टर्न लेते हुए ट्वीट किया। तो पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहानी है, यह सवाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि किसी और को मौका दिया जाना हो। लेकिन जब सवाल पूछा जाने लगा, जब ये बहाना सबको वाजिब नहीं लगा कि कोरोना उनको हो चुका है, फिर उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है और अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं। ये जेवर का सियासी माहौल है जहां अवतार सिंह भड़ाना ने अब ट्वीट करके यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा, आरटी-पीसीआर में कोरोना के लक्षण नहीं है, अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब ये क्या खेल चल रहा है, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक राजनीति पब्लिक के सामने होती है और दूसरी राजनीति पर्दे के पीछे होती है। अवतार सिंह भड़ाना ने ट्वीट किया, हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी मैदान में हो, समाज के लिए, अपने अधिकारों, उनके अधिकारों के लिए गरीबों के वीरता से जंग लड़ी है। कोरोना के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट है। अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब यही पर्दे के पीछे की कहानी हम समझना चाहते हैं कि आखिर पहले आकर उन्होंने क्यों इस तरीके से बातें कही। पार्टी ने शर्तों को माना, टिकट दिया, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना को ऐसा क्या हो गया इस बीच में जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस छोड़कर 12 जनवरी आरएलडी पार्टी ज्वाइन की थी। अगले दिन ही उन्हें जेवर से सपा आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया गया। 17 जनवरी को भड़ाना ने नामांकन किया था। इसके तीसरे ही दिन उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन इस बीच उन्होंने पलटवार भी किया और पलटवार ये किया कि अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं चुनाव अपनों के लिए लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से समाजवादी और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी जेवर से बनना और उसके बाद अवतार सिंह भड़ाना का इस तरीके से ट्वीट करना, चुनावी माहौल में ये क्या कंफ्यूजन है, ये पब्लिक भी जानना चाहती है। लेकिन अब पलटवार हो चुका है, यू टर्न हो चुका है, आप यूं कह सकते हैं। और उसमें ट्वीट के जरिए बाकायदा ये कहा गया है कि शुरुआती लक्षण जो थे वो कोरोना के थे, लेकिन अब मैं ठीक हूं, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है, तो अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं। ये कौन सा सियासी खेल चल रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन हो सकता है कि पार्टी आलाकमान से कोई बात उस तरीके से नहीं बनी हो, या जेवर से नहीं वो चुनाव लड़ना चाहते हो, उन्हें कोई और सीट चाहिए थी और यही वजह है कि उन्होंने हवाला दिया कोरोना का। लेकिन जब लगा कि नहीं, ये सीट नहीं बदल सकती या कुछ और पार्टी शर्तें मेरी नहीं मान सकती, आरएलडी से उनकी बात हुई, जिससे वो उम्मीदवार बने हैं। समाजवादी पार्टी से भी बात हुई, लेकिन वो क्या बातचीत हुई, वो सब कुछ वो छुपा रहे हैं। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है और कोरोना को ढाल बनाया जा रहा है। कोरोना की आड़ में ये सियासी खेल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी थी तो वो कुछ दिन में ठीक हो सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं हुई। आधा खानदान समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भाजपा को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। आज
आज बात सियासी अंगने में ससुर वर्सेस बहू की लड़ाई की। यूपी चुनाव में ससुर वर्सेस बहू आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान अपने घर में ही घिर चुके हैं। उनकी बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी न्याय के लिए सहयोग नहीं किया। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। निदा खान ने आरोप यह भी लगाया है कि 3 तलाक की वजह से उनका कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बावजूद तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर डाला है। तो सियासी माहौल में तौकीर रजा बदजुबानी करते हुए नजर आए, जहर उगलते नजर आए और वो न्यूज़ 18 इंडिया पे भी जब बैठे, जब हमारे सहयोगी से उन्होंने बातचीत की, तब भी उनका लहजा बहुत ही तल्ख था। लेकिन अपने घर में उन्होंने क्या किया है, ये कहानी उनकी बहू बता रही है। आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आप कह रही हैं आप योगी जी के साथ है, लेकिन आपके ससुर तौकीर रजा वो तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन क्यों तौकीर रजा खान जी का आपके ससुर? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। वो घर में बैलेंस पता नहीं, लेकिन निदा जी वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट कई आए, वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सारी धमकियां, गृह युद्ध, सर छुपाने की जगह नहीं, गली गली में खून बहेगा, तो वो तो इस तरह की धमकी भी दे रहे हो, तो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उस पर कभी परिवार में बात हुई क्या? मतलब उस पर आपकी क्या राय है? आप तो परिवार का हिस्सा हैं उनके, निदा जी। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं, तो वो मतलब एक दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई मतलब कोई शामिल ना हो। मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? तौकीर रजा तो आपके ससुर है, उन पर नहीं, तो क्या आपको भी योगी जी पर भरोसा है क्या फिर? निदा खान। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था, और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए। मतलब इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ था उस टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, एकदम से सारी सूरत बदल गई। जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हुआ, हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, और भाजपा सरकार में उन सब चीजों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कि समाजवादी के टाइम नहीं हुए। नहीं, आप कह रही हैं निदा जी, बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप डिबेट में रहिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा डिबेट में आपको भी, अगर आप रह पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिबेट में रह पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निदा जी, आप कह रही हैं योगी उपयोगी, ये आपके शब्द है, शायद अभी आपने बोला, आप एक मुस्लिम महिला हैं और आप कह रही हैं योगी उपयोगी, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों को डराया जाता है कि योगी आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, और आप एक मुस्लिम महिला, आप कह रहे हैं योगी उपयोगी। उन्हें तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता है बीजेपी।
इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हट सकता है। केजरीवाल ने एलजी को प्रस्ताव भेजा है कि अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया जाए। दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हट सकता है। कोरोना के आंकड़े हालांकि अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन इस बीच केजरीवाल गवर्नमेंट ने एलजी को ये प्रस्ताव भेजा है। क्या बातें होती है, क्या फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू जो कि बहुत सख्ती से पालन करना था, वो अब दिल्ली से हट सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। आज कोरोना के आंकड़े में जरा अपने पूरे देश भर की स्थिति की बात दर्शकों को बता दूं, 3,47,000 पिछले 24 घंटे की ये स्थिति है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके लिए सीधे मैं रुख करूंगी अपने सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट कीजिए इस खबर को, क्या ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा? देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि डीडीएमए के अध्यक्ष जो है वो एलजी है, लेकिन जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार है यानी उसके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एलजी को प्रस्ताव भेजा और ये कहा है कि दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू को भी हटा दिया जाए, साथ ही साथ बाजारों में जो ओड इवन का सिस्टम लागू किया हुआ है उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया जाए, यानी हर दुकान हर रोज खुल सके, प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता पर चल सके, ऐसा उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा है और इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब ये प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है और अंतिम फैसला उपराज्यपाल को लेना है। ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार ये चाहती है कि अब दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी, खास तौर से बाजारों पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों को हटा दिया जाए और व्यापारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। विक्रांत, ये आम लोगों के लिए तो अच्छी खबर इस लिहाज से हो सकती है क्योंकि जो भी लोग व्यापार करते हैं या जिनको भी ऑफिस जाना है, कुछ परेशानियां हो रही थी, लेकिन देश भर के कोरोना की स्थिति की अगर हम बात करें विक्रांत, तो परेशानियां घटी नहीं है, वो चुनौती दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। हर एक राज्य का, हर राज्य, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह अधिकार दिया था कि राज्य अपने अपने हिसाब से फैसला लेंगे और दिल्ली के जो कोरोना के नंबर्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से थोड़े घटे थे और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हुई थी, जिसके आधार पर दिल्ली की सरकार ने एलजी को ये प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते नंबरों को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें बाजारों पे वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसके अलावा ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया था। अब चूंकि नंबर कम हुए हैं तो इन पाबंदियों को वापस लिया जाए। चलिए विक्रांत, फिलहाल शुक्रिया। दिल्ली वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि परेशानियां बहुत झेलनी पड़ी, हालांकि कोरोना के लिहाज से ये सख्ती भरे कदम उठाए गए थे। अब इस बीच हम फिर से यूपी की सियासी माहौल की बात करेंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी की कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा यूपी में पार्टी की कैंपेन की शुरुआत आज से कर रहे हैं। नड्डा कुछ ही पलों में आगरा पहुंचने वाले हैं, जहां वो 20 विधानसभाओं के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। आगरा पहुंचते ही नड्डा सबसे पहले राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले। सुबह करीब 11 बजे से वो 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठकों में संगठन की अब तक की तैयारियों के साथ ही प्रत्याशियों की चुनावी स्थिति के बारे में भी मंथन होगा। दोपहर 2:30 बजे नड्डा चुनावी बैठक और डोर टू डोर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए बरेली रवाना हो जाएंगे। शाम करीब 5 बजे नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है, बहुत मायने रखता है। आज जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। आगरा का दौरा है, इसके अलावा आगरा के अलावा जो आसपास के जिले हैं उसका भी रुख करने वाले हैं और हम आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए वो टाइमलाइन भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा कब कहां रहेंगे। और हमारे सहयोगी अमित पांडे आगरा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि आज जब आगरा में मौजूदगी रहेगी जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और कार्यकर्ताओं में जब उनकी मौजूदगी हो या अमित शाह की मौजूदगी हो, तो अलग ही उत्साह, अलग ही क्रेज देखने को मिलता है और वो क्रेज चुनावी माहौल में फायदा भी पहुंचाता है। तो कैसे कैसे स्ट्रैटेजी के तहत वो कहां रहने वाले हैं, अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के शीर्षतम नेता जो दौरा करते हैं, सबसे पहले मंदिर दर्शन से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ पर यह राजेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस ब्रिज क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कोविड गाइडलाइंस के बाद चुनाव आयोग ने जो जारी की है, ब्रज क्षेत्र में पहले बड़े
बीजेपी के शीर्ष नेता का दौरा है और यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, 40 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 2 चरणों में बैठक होगी, पहले 20 विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद 20 विधानसभा क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र हमेशा से ही बीजेपी की जो है अहम कड़ी रहा है। पिछली चुनाव में भी करीब 62 सीटें हैं यहाँ पर, 55 के आसपास सीट बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी और इस बार भी ब्रज क्षेत्र से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से यहाँ पर, आगरा भी ब्रज क्षेत्र में आता है, मथुरा भी आता है, आगरा से आएंगे और यहाँ पर ये अहम बैठक करेंगे। और खास बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा का पूरा चुनावी कार्यक्रम, आप देखिए नजारा, तस्वीरें देखिए आपने, सबने यहाँ पर मास्क लगाए हैं। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी है इस पूरे के पूरे मंदिर में और यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मीटिंग जाहिर सी बात है कि जब जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी तो कोरोना की सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना सवाल उठेंगे। लेकिन अब मैं दूसरे पहलू पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी अमित शाह या जेपी नड्डा जैसे बड़े कद के लीडर जब बीजेपी के तरफ से पहुंचते हैं चुनावी मैदान में, तो अगर किसी भी वो जोन में है तो 2 बातें होती है, या तो पार्टी का परफॉर्मेंस बीते चुनाव में बहुत बेहतर रहा हो या वहां पे पार्टी कमजोर स्थिति में हो और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करना है। अब इस पूरे इलाके की जो स्थिति आप बता रहे हैं, आगरा व्रज के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन यहां से उनका मूवमेंट कहां होने वाला है उस पर भी जरा फोकस कीजिए। और देखिए आज का जो कार्यक्रम है, जेपी नड्डा यहाँ पर आगरा आ जाएंगे, आगरा के बाद फिरोजाबाद मंडल के भी पदाधिकारियों से करेंगे, उसके बाद मैनपुरी मंडल है उसके भी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। मैनपुरी बहुत अहम आ जाता है क्योंकि यहीं पर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी यहाँ की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा और किस तरीके से कैसे विरोधियों को जोरदार जवाब दिया जाएगा, इस पर बीजेपी अध्यक्ष खुद मंथन करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में कैसे डोर टू डोर कैंपेन कैरी आउट किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाएगा, वो रणनीति बीजेपी की कहां तक पहुंची है, बीजेपी अध्यक्ष पूरे कार्यकर्ताओं से इसका डिटेल लेंगे, फीडबैक लेंगे। आज जेपी नड्डा का दौरा है ब्रज क्षेत्र के आगरा में, कल संभावित दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा क्षेत्र में। मथुरा में तो कितनी अहमियत बीजेपी इस इलाके को दे रही है, साफ तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है। और अपने मजबूत गढ़ को आपके जरिए वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाऊंगी। जब जेपी नड्डा की यहाँ पे मौजूदगी होगी, वो मंदिर में पहले पूजा दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए दिखाएंगे। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से और भी हम बड़ी बातें बताते हैं जेपी नड्डा की इस पूरे यात्रा को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हालांकि एक और आ चुकी है, अपर्णा यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई है। इस बीच अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद भी मांगा। मुलायम से मुलाकात की तस्वीर अपर्णा ने खुद ट्वीट की है। अब ये नया सियासी मोड़ आते जा रहा है। हालांकि उन्होंने उसी दिन संकेत दे दिया था कि मैं पार्टी तो ज्वाइन कर रही हूं, लेकिन मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं हुए, मेरे पारिवारिक रिश्ते अलग हैं। तो इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव ने मुलाकात की है अपने ससुर यानी मुलायम सिंह यादव से। उनकी वो छोटी बहू है और परिवार को लेकर उन्होंने कभी भी, जब से बीजेपी ज्वाइन किया, कुछ भी अलग बातें नहीं की है, कुछ भी परिवार के खिलाफ नहीं बोला है। और इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद खुद ही ये तस्वीर ट्वीट भी किया है। तो अपर्णा यादव जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेताजी ने उन्हें समझाया था, नेताजी से उनकी बात हुई थी और इस बीच पार्टी के कई और चेहरों ने भी छोड़ दिया है। उनके कई करीबी रिश्तेदारों ने मुलायम सिंह के पार्टी छोड़ दिया है। अब इस बीच इस मुलाकात को क्या सिर्फ चूंकि परिवार का हिस्सा है, मुलायम सिंह की बहू है, उस मुलाकात के तौर पे देखा जाए या कोई नई बात होने वाली है, इस तरीके से देखा जाए तो अपर्णा यादव ने ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया है, ये लिखा है अपर्णा यादव ने। यानी एक सहज मुलाकात है, पारिवारिक मुलाकात है, इसके और कोई सियासी मायने ना निकाला जाए, इसको लेकर क्लियर उन्होंने लिखा है कि पार्टी की सदस्यता यानी बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद मैं पहुंची लखनऊ और लखनऊ पहुंचते ही मैंने पिताजी और नेताजी, जिनको उनके कार्यकर्ता और उनको चाहने वाले कहते हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दर्शकों के जहन में कोई ऐसा सवाल है कि वो फिर से यू टर्न ले सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये पहले ही अपर्णा यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया, एक लकीर खींच दी कि परिवार के साथ मेरे रिश्ते हैं, वो रहेंगे आने वाले दिनों में भी। और ये वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीर नेताजी यानी मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव ने, जिनकी सियासी पहचान अब समाजवादी पार्टी से अलग हो चुकी है। वो बीजेपी की नेता हैं अब, लेकिन इस बीच उन्होंने पारिवारिक रिश्ते बिल्कुल खत्म नहीं किए हैं। सियासत अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह है, इसके संकेत तो उन्होंने पहले भी दिए थे और आज ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हुई। अखिलेश यादव ने भी कोई जुबान नहीं खोला, कुछ भी अनर्गल बातें नहीं की। अमित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, इसको सहज मुलाकात के तौर पे देखा जाए क्योंकि ये पारिवारिक मुलाकात है और अपर्णा ने पहले भी कह दिया था कि मैं परिवार से विमुख नहीं हूं, मैं परिवार से अलग नहीं हूं। अमित, साथ ही साथ जब अखिलेश यादव भी उस तरीके का किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किए थे अपर्णा यादव को लेकर, जब अखिलेश यादव से हमने सवाल पूछा था कि अपर्णा यादव को आपने टिकट नहीं दिया, अपर्णा यादव बीजेपी के पाले में चली गई है, बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो उस तरीके से अखिलेश यादव ने अपर्णा को लेकर कुछ नहीं कहा था। अपर्णा यादव को नहीं कहा था, अपर्णा यादव को शुभकामनाएं ही दी थी। तो उसी तरीके से आज अपर्णा यादव जैसे ही दिल्ली से लौटी है लखनऊ, तो लखनऊ में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने खुद फोटो ट्वीट किया है। तो जाहिर तौर पे जो इसके कोई सियासी मायने तो नहीं निकाला जाए? ये सहज मुलाकात है, ससुर से मुलाकात कर रही है, उनका आशीर्वाद ले रही है क्योंकि मैंने पार्टी से अलग, समाजवादी पार्टी से अलग एक राह चुनी है, बीजेपी ज्वाइन किया है, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मेरा करियर, सियासी करियर आगे हो। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रीमा, इसको सियासी मुलाकात के तौर पर भी देख सकता है क्योंकि अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी की नेता है और जैसे ही वो बीजेपी की सदस्यता ली है और सदस्यता लेने के बाद वो सीधे ये लखनऊ पहुंचने के बाद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। और आप देख सकती हैं जो उनका ट्वीट है, ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पिताजी / नेताजी, यानी एक तरफ वो अपने ससुर से तो मुलाकात कर रही है, साथ में नेताजी शब्द का भी इस्तेमाल किया है। यानी इसके सियासी मायने भी देखा जाए तो उन्हीं के आशीर्वाद से वो उतरेगी। मुलायम सिंह यादव बहुत बड़ा कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जाहिर तौर पर उनके प्रशंसक भी हर जगह है। जब अपर्णा यादव चुनाव प्रचार करेंगी, जब चुनावी मैदान में होंगे, तो जाहिर तौर पर लोग उनकी पहचान इस तरह से भी देखेंगे कि ये मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। तो जो ये फोटो ट्वीट किया गया है तो इसके सियासी मायने भी बहुत है। मुलाकात भी पर्सनल थी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके सियासी मायने भी निकलते हैं क्योंकि जो ट्वीट है, ट्वीट में उन्होंने साफ स्लैश करके नेताजी लिखा हुआ है। जी, नेताजी मुलायम सिंह की पहचान है, सियासत में उन्हें एक ये वर्ड मिला है नेताजी, उन्हें लोग प्यार और स्नेह से कहते हैं और जिस तरीके से कल्याण सिंह को बाबूजी कहा जाता था सियासत में, उस तरीके से मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा जाता है और इसीलिए इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी में दिल्ली दफ्तर में शामिल हुई थी अपर्णा यादव। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी रही थी और पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था। उस दिन ही उन्होंने एक लाइन बकायदा मेंशन कर दिया था दर्शकों के सामने और अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों के सामने कि मैं अपने परिवार से विमुख नहीं हूं। जेपी नड्डा जहां यूपी में पार्टी की कैंपेन की शुरुआत करेंगे, वहीं पीएम मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल हैं। सर्किट हाउस के कमरों की बनावट ऐसी होगी, वहीं से लोग समंदर का नजारा भी देख सकते हैं। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन होना है नए सर्किट हाउस का और पीएम मोदी 11 बजे उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और उसकी भव्यता, उसकी खूबसूरती हम आपको दिखा भी रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोनों नेता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है और उसने घोषणा भी की है, यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने वाली है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आने वाले हैं। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. We always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear even at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है। I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है। I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers.